तभी अचानक से कमरे में कोई शख्स दाखिल हुआ। यह जैक्सन फर्नांडिस फिर क्यों आया था? क्या उसने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी की? इन शब्दों को सुनते ही काजल ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान लिए जीवा की तरफ देखते हुए कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, कभी कभी सच का करेला भी खाना पड़ता है। खैर वह छोड़ो, तुम बताओ, बड़े दिनों के बाद मेरी याद आई। कहते हुए काजल अपनी ड्रेस जीवा के सामने ही बदलने लगी और उसे देखकर जीवा बेड पर अपना जैकेट उतारकर साइड में फेंकते हुए बोला, हाँ, सोचा बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो आज मिलने चला आया। और यह सुनकर काजल अपने बदन पर नाइटी पहनते हुए चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान लिए पलटकर जीवा की तरफ देखते हुए बोली, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ काजल से मिलने नहीं आए। चलो बताओ, फॉर्मेलिटी मत करो, क्या बात है, जल्दी से बताओ। कहते हुए काजल ड्राई फ्रूट निकालकर एक प्लेट में रखते हुए जीवा की तरफ बढ़ा देती है और जीवा वह ड्राई फ्रूट खाते हुए काजल का हाथ पकड़कर झटके से अपने करीब खींचता है। काजल खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही जीवा की बाहों में समा गई। जीवा उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को बड़ी ही अदा के साथ कानों के पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, क्योंकि आई लव यू। तुम जीवा को जीवा की तरह ही समझती हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारे लिए, जिसके लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। कहते हुए जीवा के हाथ बड़े ही सेड्यूस तरीके से काजल के कपड़ों के अंदर जाने लगे। अब काजल थोड़ी घबराते हुए, शर्माते हुए, लंबी सांस लेते हुए बोली, जीवा को मुझ पर भरोसा है? लगता है जीवा मेरी जान लेकर ही मानेगा। काजल कड़वी सी मुस्कान के साथ बोली, चलो तुम्हारे लिए यह भी मंजूर है, बताओ क्या काम है। बताता हूँ, पहले थोड़ी एक्सरसाइज तो हो जाए। और अब उन दोनों ने कई घंटे तक एक दूसरे को बेइंतहा प्यार किया और फिर जीवा बिना किसी एक्सप्रेशन फीलिंग की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ से काजल की पीठ को सहलाते हुए बोला, काजल, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम्हें मेरे लिए मौत के मुंह में जाना होगा तो क्या तुम जाओगी? अगर तुम भेजना चाहते हो तो काजल तुम्हारे लिए नर्क में भी चली जाएगी। बताओ क्या करना है। एक लड़की है आशी, 24 घंटे उसके आसपास रहना है, उसका ख्याल रखना है और उसकी हर न्यूज़ मुझे देनी है। बस यह समझ लो कि वह मेरी जिंदगी है जिसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। और जीवा के मुंह से आशी के बारे में यह सुनकर काजल का तो जैसे दिल ही टूटने लगा था। उसे काफी शौक लगा था, क्योंकि आज तक उसने जीवा के मुंह से किसी लड़की का नाम नहीं सुना था। अब वह अपने दर्द भरे दिल के साथ जीवा की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी जिंदगी? क्या इतना प्यार करते हो उससे तो तुमने उसे वहां क्यों छोड़ा है? उसे अपने साथ ले क्यों नहीं आते? अब जीवा एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, चाहता तो हूं पर मजबूरी है। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं सकता। बस इतना समझ लो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा और अब उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। यह उसकी फोटो और डिटेल्स हैं। तुम्हें वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसके बाद तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें मैंने भेजा है। अगर जरूरत पड़े तो उसे बताना कि ड्रैगन किंग के लिए तुम काम करती हो। खैर अब मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है। कहते हुए जीवा अपने कपड़े पहनकर अपने मुंह में एक सिगरेट दबाकर उसे लाइटर से जलाते हुए एक गहरी कस लेता है और उसके धुएं के छल्ले को बनाते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर काजल की टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर काजल की भौहें सिकुड़ जाती हैं
और वह गुस्से से वह पैसे वापस जीवा की तरफ फेंकते हुए बोली, जीवा, कितनी बार कहा है तुमसे, मैं कोई वेश्या नहीं हूँ जिसके जिस्म की कीमत तुम चुका रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे। बस आगे कुछ मत कहना काजल, मैंने भी तुमसे पहले भी बहुत बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। इन चीज़ों के लिए ना तो मेरे पास टाइम है ना ही एहसास। तुम बस मेरी ज़रूरत हो और मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ। इसे किसी रिश्ते का नाम देने की कोशिश मत करना, वरना जीवा के लिए तो बहुत सारी काजल हैं, लेकिन शायद काजल के लिए कोई जीवा ना बचे। आशा करता हूँ कि तुम समझ चुकी हो। कल सुबह तैयार रहना, गाड़ी भेज दूंगा। इतना कहकर जीवा तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया और उसकी बातों को सुनकर काजल की आंखों में आंसू आने लगे। उसका दिल टूटकर चूर चूर हो चुका था। अब उसके कानों में जैक्सन फर्नांडीज की बातें गूंज रही थीं कि जीवा उसे तब तक इस्तेमाल कर रहा है जब तक वह उसके काम की है, और जीवा के जाने के बाद उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वह अपने बदन पर ब्लैंकेट संभाले धीरे से लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड से नीचे उतरी और अब वह आईने के सामने खड़े होकर अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए दर्द भरी आवाज में अपने आप से बोली कि दिखाकर चाहतों का जलवा सितम आवाज कर डाला, मोहब्बत ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। कि अब तो हमें भी टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर होना है, चाहना है उसे इस कदर कि वफाओं की गलियों में मशहूर होना है। कहते हुए काजल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी और आंखों से खामोशी के साथ आंसू बह रहे थे। वह आंसू जो उसकी जिंदगी की कहानी कह रहे थे, लेकिन जिसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। यह मोहब्बत का सितम भी बड़ा अजीब होता है। जिसे हक होता है उसे कहाँ नसीब होता है। जिसकी मजबूत हो किस्मत वह दिल के करीब होता है, और जिसकी मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाए मोहब्बत वह रकीब होता है। यह मोहब्बत का सितम भी बड़ा अजीब होता है। वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला, समर, नताशा, गौरी, निक और याना गार्डन में बैठे हुए आज पेंटिंग कर रहे थे। दरअसल आज समर का मूड भी कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह भी आज पेंटिंग करके अपना दिमाग किसी सही जगह पर कंसंट्रेट करना चाहता था। उसके दिमाग में सिर्फ प्लानिंग चल रही थी कि वह आशी को उनके दुश्मनों के चंगुल से कैसे बाहर निकाले। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बना रहा था, जिसमें गार्डन में एक लड़की फूलों की खुशबू अपनी सांसों में उतार रही थी। इस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसके सिर्फ कमर तक लहराते हुए खुले बाल और लॉन्ग फ्रॉक ही पहना हुआ था। हाथों में चूड़ियां और एक कान में झुमका नजर आ रहा था। उन लोगों के बगल में बैठा हुआ रॉकी गिटार अपने हाथों में लेकर म्यूजिक की लिरिक्स कंपोज कर रहा था। कुल मिलाकर वहां बैठे सभी बच्चे अपनी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे थे। निक भी अपनी पेंटिंग में एक स्पेशल लड़की की फोटो बना रहा था, जो कि एक छोटी सी फ्रॉक पहने घुटनों के बल गार्डन में बैठे खरगोश के बच्चों के साथ खेल रही थी, और ऐसा करते हुए वह बहुत सी क्यूट लग रही थी। नताशा अपनी पेंटिंग में सामने बैठे हुए रॉकी को बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि अपने हाथों में गिटार लेकर बैठा था। कि तभी याना, जो कि पेंटिंग करते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी, धीरे से अपनी नज़र उठाकर आसपास बैठे लोगों की तरफ देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नताशा, एक बात बताओ, आप तो यहाँ बहुत दिनों से हो ना, क्या आप मुझे बता सकते हो यह लिंडा कौन है? मेरा मतलब उसे कभी देखा नहीं यहाँ तो। लिंडा? लेकिन तुम अचानक लिंडा के बारे में क्यों पूछ रही हो? कहते हुए नताशा याना की तरफ सवालिया नजर से देख रही थी। बस ऐसे ही बताओ ना, कौन है लिंडा?
क्या इस फैमिली की कोई मेंबर थी, और अगर हाँ तो वह इस वक्त कहाँ है? कहते हुए याना के चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी कि तभी रॉकी अपना गिटार साइड में रखते हुए याना की तरफ देखकर बोला, नहीं नहीं, लिंडा इस फैमिली की मेंबर नहीं थी, बल्कि वह तो क्रिश की पर्सनल असिस्टेंट थी। लेकिन अचानक ही पता नहीं एक दिन वह कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहते हुए याना थोड़ी कंफ्यूज थी कि तभी नताशा रॉकी की बात को पूरा करते हुए बोली, गायब हो गई मतलब अचानक वह कहाँ चली गई हमें पता नहीं है। वैसे जहां तक हमें लगता है वह गुस्से से क्रिस जीजू की जब जॉब छोड़कर चली गई थी, क्योंकि जहां तक हमें अंदाजा है शायद वह क्रिस जीजू को पसंद करती थी, लेकिन क्रिस जीजू ने अचानक ही आशी से शादी कर ली, तो शायद दिल टूट गया होगा बेचारी का, और वह तब से ही कहीं चली गई थी। क्या वह ऐसे अचानक चली गई और तुम लोगों को पता नहीं है? मतलब क्या तुम लोगों ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? पता और उसके बारे में? तुम मजाक कर रही हो क्या? उस नकचड़ी के बारे में हम लोग पता करने की कोशिश क्यों करें? तुम्हें पता है वह कितनी घमंडी और एरोगेंट थी, हमेशा आशी को नीचा दिखाती थी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हमें तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहते हुए नताशा सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर दोबारा पेंटिंग करने में लग गई। तुम लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन कोई तो होगा ना जो उसे पसंद करता हो, जिसे उसके जाने से फर्क पड़ा हो। मेरा मतलब किंग या फिर राका, वह तो हमेशा किंग के साथ रहता है ना। तो हो सकता है कि लिंडा के साथ उसकी फ्रेंडशिप अच्छी हो। क्रिस जीजू तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं करते होंगे, क्योंकि अगर करते होते तो उसे जाने नहीं देते। और राका का पता नहीं, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वैसे भी राका हम लोगों से भी बहुत कम ही बात करता है। कहने को तो वह क्रिस जीजू का दोस्त है, पर मैंने दोनों को बीच दोस्ती जैसा कभी कुछ देखा नहीं, ना ही स्माइल करते हुए ना ही एंजॉय करते हुए। वैसे भी क्रिस जीजू का चेहरा तो है ही कोल्ड, पता नहीं वह कभी मुस्कुराते क्यों नहीं है। और तभी याना एक बार फिर क्यूरियस होते हुए बोली, लिंडा घमंडी और एरोगेंट थी, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है वह काफी स्टाइलिश और ब्यूटीफुल थी। मेरा मतलब इतनी ब्यूटीफुल थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? याना उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारी उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं हुई। तो बॉयफ्रेंड का तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ अगर बात उसके लुक्स की है तो वह सचमुच बहुत ब्यूटीफुल थी, इतनी कि मुझे लगता है कि मैं और आशी मिलकर भी उसके जितने ब्यूटीफुल नहीं होंगे। और यह सुनकर याना का चेहरा ना जाने क्यों लटक गया कि तभी रॉकी अचानक ही नताशा के करीब आकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, ओ कम ऑन वाइफी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम और आशी मिलकर भी उसके जितने ब्यूटीफुल नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो? और रॉकी के अचानक ऐसा करने पर नताशा एक पल के लिए हड़बड़ा गई। वह जल्दी से अपना चेहरा पीछे खींचकर आसपास बैठे सभी बच्चों की तरफ देखते हुए शर्मा कर बोली, रॉकी यह क्या हरकत है? बिहेव योरसेल्फ। आसपास बच्चे बैठे हैं और नताशा को इस तरह शर्माते हुए देखकर रॉकी अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला, ओ माय वाइफी, तुम कितनी क्यूट हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल के बच्चों को हर चीज की नॉलेज है? इनफैक्ट वह तो बड़ों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब निक को ही देख लो, वह दिन भर लैपटॉप पर बैठकर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता ही रहता है और ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑनलाइन रहता है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसकी कोई ऑनलाइन गर्लफ्रेंड भी हो, जैसे गौरी उसकी फ्रेंड बन गई थी। तो चलो निक से ही पूछते हैं, निक क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कहते हुए रॉकी
निक की तरफ देखने लगा और निक, जो कि अब तक अपनी पेंटिंग बना रहा था, अचानक ही उसके हाथों से पेंटिंग ब्रश गिर गया और वह अपनी हैरान नजर उठाकर रॉकी की तरफ देखने लगा कि तभी गौरी अचानक ही जोर जोर से खांसने लगी और खांसी के मारे वह जल्दी से बगल में रखा हुआ पानी का बोतल उठाकर पीने लगी कि तभी निक थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या बकवास है ब्रो? बकवास? यह बकवास नहीं है निक, तुम अभी ग्रो कर रहे हो और यह 21st सेंचुरी है अमेरिका में, तो यह नॉर्मल सी बात है कि किसी की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। मैं रियली ऐसा सोचता हूँ कि अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते और क्रिस डेविडसन या ड्रैगन किंग के ब्रदर ना होते तो आई थिंक तुम्हें बाहर ऐसी कई लड़कियां मिल जाती जिनके साथ तुम डेटिंग भी कर रहे होते। और अगर मैं यह कहूं कि डेटिंग से ज़्यादा तो वैसे भी तुम 17 के होने वाले हो। वैसे जहां तक मुझे याद है तुम ट्रीटमेंट के लिए कई महीनों तक घर से बाहर थे, हम लोगों से दूर। मैंने सुना है वहां कई सारी खूबसूरत लड़कियां और नर्स काम करती थी। तो मुझे बताओ मेरे छोटे भाई, क्या तुमने किसी लड़की को किस किया? और रॉकी की इस बात को सुनकर आसपास बैठे सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गईं। गौरी, जो कि अब तक बोतल में मुंह लगाकर पानी पी रही थी, अचानक ही उसके मुंह से पानी की फुहार छूट पड़ी, जो कि सीधा निक की पेंटिंग पर जाकर गिरी। और निक, जो कि हैरानी से आंखें फाड़कर रॉकी को देख रहा था, अचानक ही झटके से गौरी की तरफ देखने लगा। गौरी का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठकर उन लोगों से माफी मांगते हुए वहां से भाग गई। देखने वालों को ऐसा लगा कि गौरी निक के डर से भाग गई है, लेकिन निक को पता था कि वह नर्वस हो चुकी थी। अब निक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी कि तभी रॉकी की नज़र सामने बैठी नताशा पर गई। नताशा उसे आंखें बड़ी करते हुए गुस्सा कर रही थी कि वह फालतू की बकवास ना करे, लेकिन रॉकी, जो कि अब अपने भाई की डेटिंग करवाने में बिजी था, अपनी बात आगे बढ़ करते हुए बोला, ओफो, तुम्हारी पेंटिंग तो खराब हो गई। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरी बात पर कंसंट्रेट करो, दूसरों पर ध्यान मत दो। निक, अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो डोंट वरी, अब तो तुम अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो और बहुत जल्द तुम चलने भी लगोगे। इसका मतलब पूरी गारंटी है कि अब तुम अपनी 17 की एज आगे कंप्लीट करते हो, तुम्हारे पास सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। और अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं किस दिन काम आऊँगा, मैं इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प डेफिनेटली करूँगा। आखिर एक ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, राइट निक? और अपने भाई की फालतू की बकवास को सुनकर निक उसे अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए बोला, नो थैंक्स ब्रो, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर निक वहाँ पर खड़े एक गार्ड की तरफ देखते हुए अपने कैनवास को सेट करने का इशारा करके वहाँ से चला गया। और उसके जाने के बाद समर भी चुपचाप अपनी जगह से उठकर अपने हाथों में पेंटिंग लिए वहां से चला गया। याना भी जा चुकी थी। अब उस जगह पर सिर्फ नताशा और रॉकी रह गए थे। नताशा रॉकी को आंखें दिखाते हुए गुस्सा होकर बोली, रॉकी, तुम पागल हो? कैसी बातें कर रहे थे अपने छोटे भाई के साथ? यह कोई उम्र है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए? तुम्हें तो उसे अपने करियर पर फोकस करने के बारे में कहना चाहिए। तुम सचमुच पागल हो रॉकी? कहते हुए नताशा मुंह बनाकर वहां से जाने लगी कि तभी रॉकी अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है। नताशा खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही उसके मजबूत सीने से जा टकराई। वह हैरान नजर उठाकर रॉकी की तरफ देख रही थी कि तभी रॉकी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए नताशा की कमर में अपने हाथों को लपेटकर बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्यों, मैंने ऐसा भी क्या कहा वाइफी?
जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तो अपने यंग ब्रदर की हेल्प ही कर रहा था ताकि उसे भी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस मिल जाए, वरना वह दिन दूर नहीं जब वह भी क्रिश की तरह काफी कोल्ड हो जाएगा। और क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह इतना छोटा है कि उसे इन बातों की समझ नहीं है? पागल मत बनो नताशा, क्या तुम्हें अपने आसपास नजर नहीं आता? मतलब, कहते हुए नताशा थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि तभी रॉकी नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके चेहरे को साइड में कर एक चीज की तरफ पॉइंट करता है, और नताशा ने अपनी नजर उठाकर जब सामने देखा तो वह पूरी तरह हैरान हो गई। रॉकी, यह गौरी की वही पोज है वाइफी, जब कुछ दिनों पहले वह गार्डन में खरगोश के साथ खेल रही थी। यू रिमेम्बर? निक ने भले ही इसका चेहरा क्लियर नहीं किया, लेकिन यह कौन है हम दोनों अच्छे से जानते हैं। अब समझ में आया क्या चल रहा है? और यह सुनकर नताशा हैरान होते हुए रॉकी की तरफ देखकर बोली, ओ माय गॉड, इसका मतलब? रॉकी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर बोला, मेरा भाई बड़ा हो गया है। अरे लेकिन रॉकी, फिलहाल वह सब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो, मुझे एक्सरसाइज करनी है। कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे पीछे के रास्ते एक रेस्ट रूम में ले जाकर जाने लगा, जो देखकर नताशा तुरंत ही हड़बड़ा कर रॉकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रॉकी, यह कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। और नताशा की बातों को सुनकर रॉकी अपने चेहरे पर तिरछी सी मुस्कान लिए अपनी तेज कदम यूं ही उस रेस्ट रूम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ओ कम ऑन वाइफी। कहते हुए रॉकी नताशा को कमरे में लेकर आया और अपनी लात से उस कमरे को बंद कर अचानक ही उस रेस्ट रूम में बने हुए बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छी बच्ची की तरह अपने आप को मेरे हवाले कर दो। रॉकी की अचानक इस हरकत को देखकर नताशा काफी घबरा गई। वह हड़बड़ाते हुए रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, रॉकी प्लीज ना, देखो यह हमारा बेडरूम नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है, प्लीज लीव मी। और नताशा की बात को सुनकर रॉकी उसके ऊपर झुके हुए उसके गले पर किस करते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, डोंट वरी माई लव, यह मेरा पर्सनल एरिया है, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। ड्रामा नहीं, आओ मेरी बाहों में। इतना कहकर रॉकी अचानक ही नताशा पर टूट पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ किंग पैलेस, माफिया किंग विवान खन्ना के पैलेस की सभी टाइट सिक्योरिटी को पार करते हुए एक काली और चमचमाती हुई गाड़ी आकर उनके एंट्रेंस पर रुकी, जिसमें से एक खूबसूरत लॉन्ग लेग बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड के साथ बाहर निकले। गाड़ी में बैठी हुई लड़की, जिसने दरवाजे का सहारा लेते हुए अपने आप को बाहर निकाला और अपनी गहरी नजर पूरे पैलेस में घुमाकर पूरे एरिया को देख रही थी, वह लड़की जिसने इस वक्त अपने बदन पर टॉप और जीन्स पहन रखा था, लंबे रेशमी लाइट ब्राउन हेयर जो कि फिलहाल पूरी तरह खुले थे, गहरी काली आंखें, दूध जैसा गोरा रंग, पतले खूबसूरत होठ और खूबसूरत फिगर, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, सर पर टोपी पहने वह आसपास का नजारा देख रही थी कि तभी उसकी बगल में जीवा आकर खड़ा होते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए बोला, काजल, तुम इस जगह आ तो गई हो, पर याद रखना यह मौत का दरवाजा है। इसकी चौखट पर दस्तक देने के बाद तुम वापस अपनी मर्जी से मुड़कर नहीं जा पाओगे। और यह सुनकर काजल अपनी नजर उठाकर जीवा की तरफ देखते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी लाश को कंधा देने तुम आओगे? और काजल की इस बात को सुनकर जीवा बिना किसी एक्सप्रेशन उसे देखने लगा कि तभी काजल अपने चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, टेंशन मत लो, मजाक कर रही थी। काजल राख है और राख को मिट्टी मिले
या आग, फर्क नहीं पड़ता। चलो तुम्हारी जान की सलामती करनी है, क्योंकि मेरी जान भी तो उसी में कैद है। इतना कहकर काजल आगे बढ़ गई और जीवा अपना सर झटक कर रह गया। थोड़ी देर में जीवा ने विवान खन्ना से काजल को मिलवाते हुए बताया, माफिया किंग, आपने जैसा कहा था, यह वही लड़की है जो हमारे लिए काम करेगी, आपकी न्यू प्रिंसेस का ख्याल भी रखेगी और उस पर नजर भी। और जीवा की बात सुनकर विवान, जो कि इस वक्त एक बड़े से लेदर सोफे पर एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, अपनी जगह से उठकर सामने खड़ी काजल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए काफी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, देखने में काफी क्यूट ब्यूटीफुल है, क्या यह भरोसे के काबिल है? इसका बायोडेटा जानते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम हो तो होगा ना यह काम कितना इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं अपने पैलेस के किसी सर्वेंट को यह जिम्मेदारी नहीं दे सकता। और विवान खन्ना की बात सुनकर काजल, जो कि इस वक्त चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी, अपनी एक आईब्रो उठाकर विवान की तरफ कोल्ड नजरों से देखते हुए बोली, काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, काजल के खून में खौफ नहीं है। भरोसे का दूसरा नाम काजल है। जिसने मुझ पर भरोसा किया है, काजल उसके लिए जान भी देगी, कोई शक। और उनकी बातों को सुनकर विवान खन्ना, जो कि अब तक उसे न जाने किस तरह की नज़र से देख रहा था, अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालने को हुआ कि तभी काजल अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए अचानक ही एक राउंड लेकर टेबल पर रखी हुई फाइल विवान की ओर फेंकती है, और अगले ही पल वह तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, काजल अपना काम सर्व करती है, जिस्म नहीं, माफिया किंग। यह गलती दोबारा मत करना, वरना अभी सिर्फ फाइल फेंकी है, कटार फेंकने में वक्त नहीं लगेगा। कहते हुए काजल ने खड़े खड़े ही अपने एक पैर को मोड़कर अपने पैरों में पहने हुए सैंडल की हील से एक खंजर निकाला और उसके धार पर अपनी उंगली चलाते हुए खंजर की आड़ से सामने खड़े विवान खन्ना को देखने लगी। और उसका यह एटीट्यूड देखकर विवान उसके ऊपर पूरी तरह फ्लैट हो गया। वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए जीवा की तरफ देखते हुए बोला, वाह, मान गए जीवा तुम्हारी पसंद को, क्या लड़की लेकर आए हो? यह तो तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची नहीं बल्कि रामपुर की कटार है। एक नज़र दोबारा काजल को देखते हुए विवान ने कहा, वैसे तुम्हारा चेहरा और एटीट्यूड मुझे किसी की याद दिला रहा है। खैर, मैं इम्प्रेस हुआ, इसे काम पर रख लो और सब समझा दो। इतना कहकर विवान अपनी आंखों पर ब्लैक शेड संभाले वहां से जाने लगा कि तभी न जाने उसके दिमाग में क्या आया। वह वापस पलटकर एटीट्यूड के साथ खड़ी काजल की तरफ देखता है, इंटरेस्टिंग कहकर, और फिर दोबारा अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहां से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद मैं जीवा उसे ऊपर कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा टारगेट वहां है और तुम्हें क्या करना है मैंने बता दिया है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जीवा वहां से जाने लगा कि तभी काजल उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली, जीवा, क्या तुम्हें सचमुच बुरा नहीं लगता है जब तुम्हारे सामने कोई और मुझे छूने की कोशिश करता है? कहते हुए वह उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जीवा, जिसकी पीठ फिलहाल काजल की तरफ थी, वह बिना किसी एक्सप्रेशन एक ठंडी सांस लेकर कोल्ड वॉइस में बोला, जीवा के अंदर फीलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, अपने काम पर ध्यान दो। इतना कहकर वह तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। और उसकी बातों को सुनकर काजल अपने चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान लिए, अपनी आंखों में नमी लिए अपने आप से बोली, सुना है दिल रूह को जिस्म से जुदा करती है, तो क्यों ना दिल का नाम सौत रख दें।
सुना है मोहब्बत में जान चली जाती है, तो क्यों ना मोहब्बत का नाम मौत रख दें। इतना कहकर काजल के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। अब वह अपनी नम आंखों को ऊपर कॉरिडोर में आशी के कमरे की तरफ उठाकर देखते हुए बोली, चल काजल, देखते हैं आखिर वह कौन है जो तेरे इस संग दिल सनम की जान है। इतना कहकर काजल थोड़ी ही देर में वह सर्वेंट ड्रेस में रेडी होकर स्पेशल एक्सेस कार्ड के साथ लिफ्ट के रास्ते ऊपर आशी के कमरे के डोर को नॉक करती है। क्योंकि यहाँ काफी हाई सिक्योरिटी थी, बिना एक्सेस कार्ड के कहीं भी आना जाना इम्पॉसिबल था। और वहीं आशी, जो कि इस वक्त अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटे हुए मुस्कुराते हुए क्रिश से बातें कर रही थी। फायरफ्लाई, यू रियली मिस मी, देन किस मी, कहते हुए क्रिश, जो कि इस वक्त अपने डार्क प्लेस पर अपने सामने लैपटॉप रखे हुए उसमें कुछ काम कर रहा था, लेकिन कानों में लगी हुई स्पेशल डिवाइस से वह आशी से कनेक्ट था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी कि तभी उसकी बातों को सुनकर आशी, जो कि स्पेशल डिवाइस पर उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह शर्माते हुए अपने निचले होठों को दांत से काटते हुए सीने में तकिया छुपाकर बोली, क्या किस? तुम ना बहुत वह हो, मैं फोन पर कुछ नहीं दूंगी, अगर चाहिए तो सामने आना होगा। और उसकी बातों को सुनकर क्रिस, जो कि लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था, अचानक ही उसकी उंगलियां रुक गईं और चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। और अब वह अपनी ठंडी और डीप वॉइस में बोला, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? सोच लो, अगर इस बार तुम्हारे करीब आया तो तुम बहुत रोने वाली हो। तुम्हारे फैसले ने बहुत परेशान किया है मुझे। हो सकता है इस बार परेशान होने की बारी तुम्हारी हो। और क्रिश की इस इनडायरेक्ट बात को आशी बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसका चेहरा, जो कि अब तक शर्म से लाल था और अब पानी पानी भी होने लगा था, वह अपने नाखून चबाते हुए शर्मा कर कुछ बोल नहीं पाई कि तभी क्रिश एक बार फिर उसे कोल्ड वॉइस में बोला, अपने हाथ नीचे करो फायरफ्लाई। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी अचानक ही घबरा गई। वह तुरंत ही हड़बड़ा कर बिस्तर पर उठकर बैठ गई और घबराते हुए अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाते हुए बोली, साइको, तुम्हें कैसे पता कि मैं? कहते हुए वह जल्दी से अपने बदन पर अपना ब्लैंकेट संभालने लगी, क्योंकि आशी, जो कि अभी अभी शावर लेकर कमरे में बाहर आई थी और बाथरूम में से ही वह क्रिश से बात करते हुए यूं ही बदन पर टॉवल लपेटे बिस्तर पर बैठ गई थी। और धीरे धीरे कब वह बिस्तर पर पेट के बल लेटकर हाथ पैर मार रही थी, उसे पता ही नहीं चला। क्रिश के प्यार और याद में वह भी पूरी तरह दीवानी हो गई थी। उसे बस हर पल क्रिश का ही ख्याल रहता था। और उसकी इस बात को सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर यूं ही तिरछी मुस्कान लिए कोल्ड वॉइस में बोला, इधर उधर मत देखो फायरफ्लाई, कहा ना, तुम पर हर पल मेरी नज़र है और तुम्हें समझने के लिए मुझे हर वक्त कैमरे की ज़रूरत नहीं है। खैर, यह बताओ कि तुम। और इससे पहले कि क्रिश आगे कुछ कहता कि तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। इसके बाद आशी तुरंत ही हड़बड़ा कर बेड से उतरते हुए धीरे से क्रिश से बोली, साइको, लगता है दरवाजे पर कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और सुनो, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू। दोस्तों, क्या काजल कर पाएगी जीवा के मिशन को पूरा? आखिर जीवा और काजल का कैसा रिश्ता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर क्या चल रहा है क्रिश के दिमाग में? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस कहानी में किसकी जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तुम्हारे लाइक